हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो अमेरिका की क्रांति है। अमेरिका की क्रांति हम देख रहे हैं। कल की क्रांति में हमने देखा था कि वो अमेरिका की क्रांति कब हुई थी, अमेरिका की खोज कब हुई। उसके बाद हमने एक बुक देखी थी अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉस्बी की, द कोलंबियन एक्सचेंज बायोलॉजिकल एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो 1492। और उसके बाद हमने क्रांति के कारण देखे थे, क्रांति के कुछ कारण देखे थे। कुछ कारण हमने कल देखे थे, कुछ आज देखेंगे। कल के कारणों में हमने देखा था कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के कैथोलिक अनुयायियों द्वारा क्रांति को आरंभ किया गया था और इसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि उनके अंदर इंग्लैंड के प्रति द्वेष की भावना थी। दूसरा कारण हमने देखा था अमेरिका में इंग्लैंड की तर्ज पर संसदीय सरकार की स्थापना के प्रयास। तीसरा कारण हमने देखा था वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके साथ फ्रांसीसी तो अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन ब्रिटिश लोग दास के रूप में व्यवहार करते थे, दास की तरह। फोर्थ रीजन हमने सप्तवर्षीय युद्ध देखा था और फिफ्थ रीजन हमने उपनिवेशों पर आर्थिक नियंत्रण के नियम देखे थे। तो इसके बाद से हम फिर आज 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपनी। कारण ही देखेंगे आज की वीडियो में भी हम। तो चलिए आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एक उपनिवेशों पर आर्थिक नियंत्रण के नियम हमने एक कारण देखा था। उसके बाद 6 नंबर पे एक कारण आता है जॉर्ज तृतीय द्वारा पास किए गए अधिनियम। देखिए, जो जॉर्ज तृतीय था ये 1760 में इंग्लैंड का शासक बना था। ठीक है, 1760 में इंग्लैंड का शासक बना था ये। तो इसने क्या किया था कि ये चाह रहा था इंग्लैंड, इसका मानना ये था कि वो जो शासन में दैवीय वो एक मजबूत शासक बनना चाह रहा था और इसी के फलस्वरूप उसने अपने आप को, जो वहाँ पर विग दल था उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश की। और उसने जो वहाँ जो अमेरिकी उपनिवेश थे वहाँ पर मनमाने कानून लागू करने की कोशिश की, मनमाने कानून वहाँ पर लागू करने के उसने प्रयास किए। और जब उसने ये प्रयास किए तो वहाँ जो उस टाइम कॉमन्स का सदन था, हाउस ऑफ कॉमन्स था, उसके जो मुख्य सदस्य थे एडमंड बर्क, उन्होंने जॉर्ज तृतीय की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप ये इस तरह की नीतियां मत अपनाइए, इन नीतियों से जो हमारा देश है, हमारे देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका पर भी, उपनिवेशों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो जॉर्ज तृतीय था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका मानना ये था कि हमने अमेरिका को फ्रांस के प्रभाव से मुक्त कराया है, ठीक है। तो इस वजह से, तो क्योंकि देखिए, जो उनका मानना था कि देखिए, हमने जो ये युद्ध लड़ा है, सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा है, ये सप्तवर्षीय युद्ध अपने लिए नहीं लड़ा बल्कि अमेरिका के लिए लड़ा है। अमेरिका को हमने फ्रांस के प्रभाव से मुक्त कराया है। तो क्योंकि हमने फ्रांस के प्रभाव से अमेरिका को मुक्त करवाया है, इसलिए जो युद्ध में खर्चा हुआ है वो खर्चा अमेरिकी उपनिवेशों से वसूल करना हमारा कर्तव्य है, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, कि ये हमारा अधिकार है, हम बिना अधिकार के ये नहीं कर रहे हैं, हमारा अधिकार है क्योंकि हमने युद्ध में फ्रांस के प्रभाव से अमेरिका को मुक्त करवाया है। इसके अलावा जॉर्ज तृतीय क्या चाहता था, वो ये चाह रहा था कि जो अमेरिका में जो प्रशासन का खर्चा है, वहाँ जो प्रशासन करने में जो खर्च आ रहा है वो खर्च भी अमेरिका से ही वसूल किया जाएगा। ठीक है, कि हम अमेरिका से ही तो वहाँ के प्रशासन का खर्च वसूल करेंगे और जो हमारा युद्ध में खर्च हुआ है वो भी हम अमेरिका से ही वसूल करेंगे। और इसकी इन नीतियों से जो अमेरिका के निवासी थे वे लोग चिढ़ गए
वे लोग क्रुद्ध हो गए उसकी इस इन नीतियों से। और इसीलिए जो जॉर्ज तृतीय है, जॉर्ज तृतीय, उसी को ही इस युद्ध का या इस स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण मानते हैं। जॉर्ज तृतीय को ही इस स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण मानते हैं। अब देखिए, जो ये जॉर्ज तृतीय था, जॉर्ज तृतीय, इसको सहयोग कौन दे रहा था इन कार्यों में? ग्रेनविल था, जो कि जॉर्ज तृतीय का प्रधानमंत्री भी था। ठीक है, प्रधानमंत्री था, और ये ही जॉर्ज तृतीय को उसकी सारी नीतियां करने में सहायता कर रहा था। अब अपने काल में जो जॉर्ज तृतीय हैं, उसने कौन कौन से अधिनियम पारित किए थे वो देख लेते हैं। सबसे पहला अधिनियम जो जॉर्ज तृतीय द्वारा पास किया गया, जॉर्ज तृतीय द्वारा मुख्य अधिनियम जो पास किए गए थे, वो एक तो विद्रोह अधिनियम था, दूसरा स्टाम्प अधिनियम था, तीसरा घोषणा अधिनियम था। ये 3 अधिनियम जॉर्ज तृतीय द्वारा पास किए गए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं विद्रोह अधिनियम क्या था। विद्रोह अधिनियम इसलिए था क्योंकि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को ये लग रहा था कि फ्रांस को हमने हरा तो दिया है, सप्तवर्षीय युद्ध में हमने फ्रांस तो हरा दिया है, लेकिन उसे ये डर था कि फिर भी फ्रांस जो है वो अमेरिकी उपनिवेशों, अमेरिका पर हमला कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, और वहाँ आक्रमण कर उपनिवेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। ठीक है, ये डर इंग्लैंड के मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि देखिए, जो हम अभी सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है, हमने इंग्लैंड को हरा दिया है, लेकिन हराने के बाद भी ऐसा हो सकता है, हमने फ्रांस को हरा दिया है, लेकिन हराने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि जो फ्रांस है, फ्रांस दोबारा से हमला करे, और दोबारा से हमला करके जो अमेरिकी उपनिवेश उसके अधिकार क्षेत्र में थे, वो उनको अपने अधिकार क्षेत्र में दोबारा से ले ले। और इसलिए जो जॉर्ज तृतीय था, उसने क्या काम किया? उसने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना रखी। ठीक है, स्थायी सेना रखने की सोची। उसने सोचा कि देखिए, मुझे उपनिवेशों की सुरक्षा करनी है, और इसलिए मुझे स्थायी सेना रखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसीलिए ये स्थायी सेना रखने के लिए ही उसने 1765 में विद्रोह अधिनियम पारित किया। विद्रोह अधिनियम, ठीक है, कब हुआ था? 1765 में इसने ये पारित किया था विद्रोह अधिनियम। किस लिए किया था? स्थायी सेना रखने के लिए। ठीक है, और किसकी सुरक्षा के लिए? अमेरिकी उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए स्थायी सेना रखने के लिए उसने 1765 में विद्रोह अधिनियम पारित किया था। ठीक है, क्योंकि उसका मानना था कि देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध कब खत्म हुआ था? 1763 में, पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। तो 1765 में इसने स्थायी सेना रखने का विचार बना लिया। किसके लिए? उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए, अमेरिकी उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसे डर था कि भले ही हमने जो ये सप्तवर्षीय युद्ध है, इसी युद्ध में फ्रांस को हरा दिया, लेकिन फ्रांस दोबारा से भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है, या अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है अपने उपनिवेश वापस लेने के लिए। ठीक है, इसलिए इसने कौन सा अधिनियम पारित करवाया था? विद्रोह अधिनियम। किसने? जॉर्ज तृतीय ने। और किसके सहयोग से? जो उसका प्रधानमंत्री था ग्रेनविल के सहयोग ने उसने ये अधिनियम पारित करवाया था। फिर दूसरा अधिनियम था स्टाम्प अधिनियम। इसके अंतर्गत जो जॉर्ज तृतीय हैं, उसने ये कानून बनवाया कि जितने भी अमेरिकी उपनिवेशों के समाचार पत्र, ठीक है, सभी सरकारी दस्तावेज है या कोई भी और इस तरह के दस्तावेज है, तो उन सभी पर स्टाम्प लगवाना अनिवार्य है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो ये अधिनियम आया, स्टाम्प नियम आया, इससे जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग में क्रोध फैल गया। ठीक है, और इसी के साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग में भी इस बात को लेकर रोष फैल गया। ठीक है, कि भाई ये जो स्टाम्प अधिनियम है, ये अगर आप समाचार पत्रों पर भी लगा रहे हो, समाचार पत्र तो ऐसे है कि भाई हम समाचार पत्रों का आपको आसपास की जानकारी से अवगत कराना है, ये सब समाचार पत्रों का काम है, और उस पर आप कह रहे हो कि आपको स्टाम्प लगाना जरूरी है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो हमारे यहाँ की मीडिया है, मीडिया पर आपका अंकुश हो गया, जो आप चाहोगे वही छापेगा, जो आप चाहोगे वही काम हो। जो वहाँ के वकील वर्ग भी इससे मतलब डर गए कि ये जो अधिनियम है, स्टाम्प अधिनियम है, जो हम कल को कोई सरकारी दस्तावेज बनाएंगे या कोई भी दस्तावेज बनाएंगे, कुछ भी जारी करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी उस पर भी सरकारी मोहर लगानी जरूरी है।
और जी इसी कारण से क्या हुआ कि जो वहाँ की मीडिया थी, सरकारी समाचार पत्र वाले लोग थे जिनके अपने मीडिया हाउस थे, पब्लिकेशन हाउस थे, या वहाँ के राइटर थे या वहाँ के पत्रकार थे, वो सभी राजा के खिलाफ हो गए और अपने समाचार पत्रों के जरिए उन्होंने जो ये विरोध है, ये विरोध जनसाधारण तक पहुंचाया। उन्होंने, हालांकि राजा ने स्टाम्प अधिनियम पारित कर दिया था, लेकिन फिर भी जो वहाँ का व्यापारी वर्ग है, जो बुद्धि वर्ग है, जो वकील है और जो समाचार पत्र के संपादक होते थे, उन सब ने फिर भी समाचार पत्र छापे अपने, और उन समाचार पत्रों में जो राजा है, राजा के खिलाफ उन्होंने जनसाधारण तक अपना विरोध पहुंचाया। तो ये दूसरा अधिनियम था उसका। कौन सा अधिनियम था दूसरा? स्टाम्प अधिनियम। स्टाम्प अधिनियम की जो सरकार है, राजा है, राजा ने सभी सरकारी दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया था, जिससे कि वहाँ का व्यापारी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और जो वकील वर्ग के वहाँ लोग थे, वो सब राजा से क्रोधित हो गए थे। फिर थर्ड था घोषणा अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि देखिए, जो सरकार ने स्टाम्प अधिनियम लाया, इस अधिनियम को समाप्त करने के लिए व्यापारी वर्ग ने सरकार को मजबूर कर दिया कि आप इस अधिनियम को समाप्त कीजिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने, व्यापारी वर्ग ने इंग्लैंड के सामान की ही खरीद फरोख्त बंद कर दी और व्यापारी वर्ग ने अपना विरोध इस तरीके से जताया कि उन्होंने इंग्लैंड का सामान जो है, इंग्लैंड का सामान खरीदा ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने फिर सरकार से प्रार्थना की कि आप स्टाम्प अधिनियम को वापस लीजिए, तब जाके हम आपका सामान खरीदेंगे। इस समय जो जॉर्ज तृतीय था, उसका जो प्रधानमंत्री था वो ग्रेनविल तो नहीं था, ग्रेनविल हट चुका था और उसके स्थान पर नया प्रधानमंत्री बन गया था जिसका नाम रोकिंघम था। और वो चाह रहा था कि मैं इंग्लैंड और अमेरिका दोनों के जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग को खुश रखूं, चाहे वो इंग्लैंड का वर्ग हो, चाहे वो अमेरिका का वर्ग हो। और जो जॉर्ज तृतीय है, उसे भी ये लग गया था, जो जैसे कि उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसके खिलाफ विरोध जताया जा रहा था, तो उसे भी ये लग गया कि भाई अब मुझे जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम वापस ही लेना पड़ेगा। और उसने 1766 में अधिनियम तो वापस ले लिया, लेकिन इसके साथ ही अधिनियम तो वापस लिया, ठीक है, इसके साथ साथ उसने क्या किया कि एक घोषणा अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को पारित करने की जो सरकार की मंशा थी, वो ये मंशा थी कि जो इंग्लैंड की संसद है, इंग्लैंड की संसद वो दिखाना चाह रही थी कि वो स्टाम्प अधिनियम तो वापस ले रही है, ठीक है, लेकिन उसे अपने उपनिवेशों पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है, ठीक है। अमेरिका में जो ब्रिटेन के उपनिवेश है, के उपनिवेशों पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। ये जॉर्ज तृतीय ने स्टाम्प अधिनियम पारित किया था और इस अधिनियम में उसने क्या कहा था कि जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं और जितने भी व्यापारी वर्ग के दस्तावेज है, चाहे वो कोई भी हो, उन सब पर जो गवर्नमेंट की मोहर है, गवर्नमेंट की स्टाम्प है, वो लगनी ज़रूरी है। तो इसी के फलस्वरूप जो क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, व्यापारियों ने विरोध जताना शुरू किया, व्यापारियों ने कहा कि देखिए, या तो आप अपना ये अधिनियम वापस लीजिए, नहीं तो हम इंग्लैंड का कोई सामान ही नहीं खरीदेंगे आपसे। उस अधिनियम को नाम दिया गया विद्रोह अधिनियम। इससे जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग ने स्टाम्प अधिनियम को समाप्त करवाने के प्रयास किए। इससे जो स्टाम्प अधिनियम है वो समाप्त भी हो गया। व्यापारी वर्ग ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने क्या किया कि जो व्यापारी वर्ग था उसने इंग्लैंड का सामान लिया ही नहीं, इंग्लैंड का सामान की खरीद फरोख्त ही बंद कर दी। और उन्होंने फिर इंग्लैंड की सरकार से प्रार्थना की कि देखिए, या तो आप इस अधिनियम को वापस लीजिए, समाप्त कीजिए, हम आपके साथ व्यापारी नहीं करेंगे। तो उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, जॉर्ज तृतीय का प्रधानमंत्री था, वो रोकिंघम था, ठीक है। ग्रेनविल हट चुका था, रोकिंघम उस समय प्रधानमंत्री था। और उसने फिर उसकी जो नीति थी, उसकी नीति ये थी कि वो ये चाह रहा था कि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों का जो व्यापारी वर्ग है वो प्रसन्न रहे, वो दुखी ना हो, वो परेशान ना हो। और इसलिए फिर 1766 में जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम सरकार ने वापस ले लिया और इस अधिनियम के स्थान पर उन्होंने घोषणा अधिनियम नाम से एक अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के थ्रू जो सरकार ने, या जो जॉर्ज तृतीय है, उसने ये बताने की कोशिश की कि देखिए, आपके विरोध के फलस्वरूप स्टाम्प अधिनियम तो हम वापस ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो अमेरिका में ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, उन पर कर लगाने का ब्रिटेन की सरकार को पूरा अधिकार है।
और इसी अधिनियम से फिर जो उपनिवेशवासी थे, अमेरिका के जो लोग थे, उनमें और गुस्सा भड़क गया, क्रोध भड़क गया, और इससे इसने अमेरिका की जो क्रांति है, अमेरिका की क्रांति में एक कारण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर इसके बाद आती है हमारी 7th का क्या था, टाउनशेंड कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम में क्या था कि जैसे रोकिंघम के टाइम पे स्टाम्प अधिनियम समाप्त किया गया और घोषणा अधिनियम लागू किया गया। उसके बाद क्या हुआ, रोकिंघम को इंग्लैंड के जो भूस्वामी हैं उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। रोकिंघम का विरोध इंग्लैंड के भूस्वामी ने करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो सरकार है, सरकार ने व्यापारी और उपनिवेशों के हाथों में हमारे जो हित हैं, हमारे हितों का बलिदान कर दिया है। जो इंग्लैंड के भूस्वामी थे, उनका ये कहना था, इंग्लैंड के भूस्वामियों का ये कहना था कि उन्होंने सिर्फ व्यापारी वर्ग की तरफ देखा है और उपनिवेश के जो निवासी हैं उनकी तरफ देखा, हमारी तरफ नहीं देखा। इसके फलस्वरूप जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में रोकिंघम की जगह नए प्रधानमंत्री आए, विलियम पिट। और इसको जो ये विलियम पिट था, मतलब मानसिक रूप से बीमार था, इसके स्थान पर जो शासन किया, जो वहाँ का वित्त मंत्री था टाउनशेंड, उसका प्रभुत्व बना रहा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री के काम है वो प्रधानमंत्री के काम किसने किए, टाउनशेंड ने। और उसने जो अधिनियम पारित करवाए, उन अधिनियमों को ही टाउनशेंड अधिनियम कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि टाउनशेंड ने कौन से अधिनियम पारित कराए थे। सबसे पहला था क्वार्टरिंग अधिनियम। ये अधिनियम किस लिए लाया गया था, जो घोषणा पत्र अधिनियम था, जो घोषणा अधिनियम था, उसमें जैसे कि हमने अभी देखा है कि घोषणा अधिनियम में जो सरकार है, सरकार ने ये बताने का प्रयास किया कि भले ही हम जो स्टाम्प अधिनियम है उसे वापस ले रहे हैं, लेकिन आप पर कर लगाने का हमें पूरा अधिकार है। आपको पता है कि घोषणा अधिनियम के द्वारा सरकार ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही थी कि जो उपनिवेश है, उपनिवेशों पर कर लगाने का पूरा अधिकार सरकार के पास है। और इसे ही सिद्ध करने के लिए उन्होंने उपनिवेशों में, जो अमेरिकी उपनिवेश थे, वहाँ पर इंग्लैंड की सेना भेजने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना आपके यहाँ भेजेंगे और उनके जो ठहरने और खाने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी उनकी। तो इससे क्या हुआ, नियम से जो अमेरिका के लोग थे या जो उपनिवेशों के लोग थे वो खुश नहीं थे। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया और विरोध मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क की असेंबली ने इसका मुख्य रूप से विरोध किया, प्रमुख रूप से विरोध किया। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने विरोध के बावजूद अपने 1000 सैनिक बोस्टन में भेज दिए, जो कि विद्रोह का एक मुख्य कारण बना। उसके बाद फिर एक दूसरा अधिनियम उन्होंने पारित किया, न्यूयॉर्क असेंबली को भंग करने। इसका मुख्य कारण क्या था, क्योंकि न्यूयॉर्क असेंबली क्वार्टरिंग अधिनियम का विरोध किया था और इस विरोध के फलस्वरूप जो टाउनशेंड था, उसने असेंबली को भंग करने का जो प्रस्ताव है वो संसद के सामने रखा। फिर उसका कहना ये क्या था, उसका कहना था कि जब तक जो न्यूयॉर्क की असेंबली है, न्यूयॉर्क की जो असेंबली है, कि जब तक वो जो इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित अधिनियम है उस अधिनियम को नहीं मान लेती है, तब तक उसे भंग कर दिया जाए। और इसके साथ साथ उसने क्या किया था, टाउनशेंड ने इसके साथ साथ क्या किया था कि जो न्यूयॉर्क के लोग थे उन पर सीसा, रंग, कागज और चाय, इन वस्तुओं पर भी, इन सभी वस्तुओं पर उसने कर लगा दिया था। अब जो न्यूयॉर्क के लोग थे वो दोनों ही बातों के लिए राजी नहीं थे। और इसी के साथ साथ जो अन्य उपनिवेश थे, यहाँ तो न्यूयॉर्क का विरोध शुरू किया, जो न्यूयॉर्क के साथ साथ अन्य उपनिवेश थे उनके मन में भी ये डर बैठ गया कि जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम अभी तो केवल न्यूयॉर्क के लिए पास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनकी भी असेंबलियों को भंग कर दिया जाए, आगे अगले टाइम में आगे चलकर उनकी भी असेंबलियों को भंग कर दिया जाए। और इसी के फलस्वरूप जो मैसाचुसेट्स की असेंबली है उसने एक पत्र दूसरे उपनिवेशों को भेजा और उसने कहा कि आप पर जो भी कर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, उसने सभी उपनिवेशों से ये प्रार्थना की कि आप पर जो भी कर लगाए जा रहे हो, चाहे वह आंतरिक हो चाहे वह बाहरी हो, आप उनका विरोध कीजिए। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो वहाँ का एक मुख्य उपनिवेश था वो था पेंसिल्वेनिया, उसने सिर्फ इस जो मैसाचुसेट्स का पत्र था उसका विरोध किया, बाकी सबने उसका समर्थन किया। ठीक है, बाकी सबने कहा कि ठीक है भाई, हम करों का विरोध करेंगे। केवल ये एक इकलौता ऐसा क्षेत्र था जिसने इस परिपत्र का विरोध किया। उसने कहा कि नहीं भाई, हमारे
हमारे ऊपर तो कोई भी कर लगाए, हम उन सभी करों को देंगे, हम सभी करों को मानेंगे। और इसीलिए फिर क्या हुआ कि इंग्लैंड की संसद के प्रति जो विरोध है वो विरोध अधिक तेज हो गया। किस कारण से? केवल और केवल न्यूयॉर्क असेंबली को भंग करने के जो उनके प्रयास थे, उन प्रयासों के फलस्वरूप। तो एक कारण ये था, अमेरिका की क्रांति था। फिर है तटकर अधिकारी मंडल की स्थापना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा था कि जो टाउनसेंड है, टाउनसेंड ये चाह रहा था कि जो कर संबंधी या वाणिज्य से संबंधित जितने भी नियम हैं वो नियम अमेरिका में कड़ाई से लागू हों, उनका कड़ाई से पालन किया जाए। ठीक है, बहुत अधिक सख्ती की जाए उन नियमों पर जो भी अमेरिका में वाणिज्य संबंधी नियम लागू किए जा रहे हैं। और इसके लिए उसने तटकर अधिकारी मंडल की स्थापना की। इस मंडल की सहायता से वो चाह रहा था कि जो अमेरिका में तस्करी का व्यापार हो रहा है, मतलब चोरी छिपे जो व्यापार किया जा रहा है, वो व्यापार समाप्त हो, उस व्यापार का खात्मा हो। ठीक है, इस मंडल का जो कार्यालय था, ऑफिस था, वो बोस्टन में रखा गया। लेकिन अब क्या हुआ कि बोस्टन से तो जो तस्करी थी या तस्कर व्यापार था वो समाप्त हो गया, लेकिन अन्य बंदरगाहों पर जो व्यापार है वो व्यापार जारी रहा, लगातार वैसे ही चलता रहा जो दूसरे अन्य बंदरगाह थे। और जो ये प्रतिबंध लगाया गया, इस प्रतिबंध से भी जो अमेरिका के व्यापारी थे वो नाराज हो गए, वो इंग्लैंड की सरकार से नाराज हो गए। फिर एक और रीजन था ब्रिटिश अधिकारियों पर इंग्लैंड में अभियोग चलाना। इसके अंतर्गत क्या था कि देखिए जो टाउनसेंड था उसने ये कानून पास किया कि अमेरिका में काम करने वाले ब्रिटेन के अधिकारी हैं, अगर वो कोई अपराध करते हैं कि जो भी अपराध होगा उस अपराध से संबंधित जो मुकदमा है वो इंग्लैंड में चलाया जाएगा, अमेरिका में नहीं चलाया जाएगा। जो इंग्लैंड की सरकार है, इंग्लैंड की सरकार बस ये चाहती है कि उन अपराधियों को इंग्लैंड की अदालतों में ले जाए और वहाँ ले जाकर उन्हें स्वयं आसरा दे दे ताकि अमेरिका में उन पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बंदिश ना लगाई जा सके, किसी भी मामले में उन्हें अपराधी ना ठहराया जाए। तो इससे भी अमेरिका की जनता नाराज हो गई। फिर आगे देखते हैं चाय का व्यापार संबंधी कानून। चाय का व्यापार कानून देख लेते हैं हम कि क्या था। चाय का व्यापार संबंधी कानून क्या था? 1776 और 1773 में जो ब्रिटेन की संसद है उसने चाय के संदर्भ में 2 अधिनियम पारित किए। इसमें प्रावधान ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जो चाय का व्यापार करती है वो चाय सीधे अमेरिका भेज सकती है, उसे पहले ब्रिटेन भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में चाय का व्यापार कर रही है, भारत से चाय का आयात करती है, तो वो आयात करके उसे जो चाय है चाहे वो सीधे अमेरिका भेज सकती है, उसे ब्रिटेन में उस चाय को लाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अमेरिका में चाय को सस्ता करना। अब इसके फलस्वरूप भी जो वहाँ के उपनिवेशवासी थे उन लोगों को जो चाय थी 3 पैसे प्रति पौंड, 3 पैसे 1 पौंड के टैक्स देना पड़ता था। लॉर्ड नॉर्थ ने जब सत्ता संभाली तो उसने जो उपनिवेश में जितने भी लोग थे उन उपनिवेशवासियों की एकता समाप्त करने के लिए कि इनके अंतर्गत एकता ना रहे, इनके अंदर फूट पड़े, और इस फूट को डालने के लिए उसने जो टाउनसेंड ने कर लगाया था, टाउनसेंड के द्वारा लगाए गए सारे टैक्स हटा दिए, लेकिन चाय से टैक्स नहीं हटाया। जो वस्तुओं पे हमने पीछे देखा था कि किन किन वस्तुओं पे टैक्स लगे थे, जिसमें से सीसा, रंग, कागज और चाय, ये 4 चीज़ें थी। सीसा, रंग, कागज और चाय। अब उसने जो लॉर्ड नॉर्थ था जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, उसने क्या किया कि उसने सीसा, रंग और कागज इन तीन चीज़ों से तो उसने टैक्स हटा दिया, लेकिन चाय टैक्स नहीं हटाया। और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि वो जो अमेरिका में जो लोग थे, उपनिवेशवासी थे, उनकी एकता समाप्त करना चाहता था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो इंग्लैंड के लोगों को ये बताना चाह रहा था कि इंग्लैंड की संसदों को उपनिवेशों पर कर लगाने का और कर हटाने का अभी पूरा अधिकार है। और जो उपनिवेश के लोग थे, उपनिवेश के लोग ये कह रहे थे कि जो संसद है, ब्रिटेन की संसद है, उसे उन पर चुंगी लगाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इस बात को लेकर भी फिर ये था चाय का व्यापार संबंधी कानून। इस बात को लेकर भी जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के लोगों में इंग्लैंड की सरकार के प्रति गुस्सा भड़क उठा। अपराध से संबंधित जो अभियोग है
जो भी केस है, जो भी मुकदमा चलाया जाएगा, वो मुकदमा इंग्लैंड में ही चलाया जाएगा, ना कि अमेरिका में। ठीक है, कि जो भी अपराध होगा उस अपराध से संबंधित जो मुकदमा है वो इंग्लैंड में चलाया जाएगा, अमेरिका में नहीं चलाया जाएगा। अब इससे जो वहाँ के अमेरिका के लोग थे उनके मन में ये बात बैठ गई कि जो इंग्लैंड है वो आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी उनके अधिकारी हैं उन्हें संरक्षण दे रहा है, तो इससे भी अमेरिका की जनता नाराज हो गई। फिर आगे देखते हैं चाय का व्यापार संबंधी कानून। चाय का व्यापार कानून देख लेते हैं हम कि क्या था। चाय का व्यापार संबंधी कानून क्या था। 1776 और 1773 में जो ब्रिटेन की संसद है उसने चाय के संदर्भ में 2 अधिनियम पारित किए। इन अधिनियमों में क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में चाय का व्यापार कर रही है, भारत से चाय का आयात करती है, तो वो आयात करके उसे जो चाय है, चाहे वो सीधे अमेरिका भेज सकती है, उसे ब्रिटेन में उस चाय को लाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था अमेरिका में चाय को सस्ता करना। अब इसके फलस्वरूप भी जो वहाँ के उपनिवेशवासी थे उन लोगों को जो चाय थी 3 पैसे प्रति पौंड, 1 पौंड के 3 पैसे 1 पौंड के टैक्स देना पड़ता था। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो लॉर्ड नॉर्थ ने जब सत्ता संभाली तो उसने जो उपनिवेश में जितने भी लोग थे उन उपनिवेशवासियों की एकता समाप्त करने के लिए कि इनके अंतर्गत एकता ना रहे, इनके अंदर फूट पड़े, और इस फूट को डालने के लिए उसने जो टाउनशेंड ने कर लगाया था, टाउनशेंड के द्वारा लगाए गए सारे टैक्स हटा दिए, लेकिन चाय से टैक्स नहीं हटाया। जितने भी टैक्स लगे थे, जो वस्तुओं पे हमने पीछे देखा था कि किन किन वस्तुओं पे टैक्स लगे थे, जिसमें से शीशा, रंग, कागज और चाय, ये 4 चीज़ें थी। शीशा, रंग, कागज और चाय। अब उसने जो लॉर्ड नॉर्थ था जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, उसने क्या किया कि उसने शीशा, रंग और कागज, इन तीन चीज़ों से तो उसने टैक्स हटा दिया, लेकिन चाय से टैक्स नहीं हटाया। और इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि वो जो अमेरिका में जो लोग थे, उपनिवेशवासी थे, उनकी एकता समाप्त करना चाहता था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो इंग्लैंड के लोगों को ये बताना चाह रहा था कि इंग्लैंड की संसदों को उपनिवेशों पर कर लगाने का और कर हटाने का पूरा अधिकार है। और जो उपनिवेश के लोग थे, उपनिवेश के लोग ये कह रहे थे कि जो संसद है, ब्रिटेन की संसद है, उसे उन पर चुंगी लगाने का अधिकार नहीं है। ये था चाय का व्यापार संबंधी कानून। इस बात को लेकर भी जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के लोगों में इंग्लैंड की सरकार के प्रति गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद फिर अगला जो हमारा रीजन है वो रीजन है बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन हत्याकांड में क्या था कि बोस्टन में एक टी पार्टी हुई थी जिसको सैमुअल एडम्स नाम के एक व्यापारी ने जिसका नेतृत्व किया था। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी का। और इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि वो जो चाय पर टैक्स लगा है उस टैक्स का विरोध कर रहा था। और उसने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि अगर हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो हम टैक्स भी नहीं देंगे, अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं। उसने कहा कि अगर हमें आप प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो हम कर भी नहीं देंगे। इसके बाद जब जो भारत से चाय निर्यात की गई थी अमेरिका को, जब वो चाय अमेरिका पहुंची तो अमेरिका में जो इंग्लैंड की सरकार के अधिकारी थे उन्होंने कोशिश की कि हम यहाँ के लोगों से, उपनिवेश के लोगों से चुंगी वसूलेंगे। अब उन्होंने चुंगी देने से या टैक्स देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम आपको टैक्स नहीं देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो चाय से जहाज थे, लदे हुए जहाज थे, उन्हें वापस करने की सोची। ठीक है, वापस करने का प्रयास किया। अब जो बोस्टन के लोग थे वो उन्हें वापस करने में सफल तो नहीं हुए। तो 1773 में कि जो सैमुअल था जिसने बोस्टन टी पार्टी का आयोजन किया था, उसके ही नेतृत्व में, सैमुअल के नेतृत्व में वे जहाज पर चढ़ गए। और जहाज पर चढ़कर उन्होंने जो चाय की पेटियां हैं, चाय की पेटियों को समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। इस पर जो वहाँ पे सैनिक थे, जो पहले से ही इंग्लैंड की संसद ने वहाँ पर सैनिक तैनात किए हुए थे, उन सैनिकों के साथ में और जो बोस्टन के लोग थे, जो सैमुअल के लोग थे, उनमें आपस में झगड़ा हो गया। और इस झगड़े के फलस्वरूप अंग्रेज जो सैनिक थे उन्होंने गोली चलाई। और गोली चलाने के बाद इसमें जो काफ़ी बोस्टन के लोग थे, बोस्टन के लोगों की मृत्यु हुई।
और यही जो घटना है, इस घटना को बोस्टन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अमेरिकी इतिहास में बोस्टन हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। और इस घटना से भी जो उपनिवेश के लोग थे उनमें इंग्लैंड की सरकार के विरुद्ध भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया। उसके बाद आता है फिर क्यूबेक अधिनियम। क्यूबेक अधिनियम में क्या था कि देखिए, जो चाय अधिनियम था वहाँ का, उस चाय अधिनियम से तो जो अमेरिका के उपनिवेश के लोग थे, अमेरिकी लोग थे, नाराज थे ही। इसी के साथ साथ 1774 में ही लॉर्ड नॉर्थ ने क्यूबेक अधिनियम पास किया। इसके फलस्वरूप जो एक अमेरिका में क्यूबेक उपनिवेश था उसकी जो सीमा थी वो सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी। और क्षेत्र था, ये क्षेत्र आता था पहले मैसाचुसेट्स में, तो वहाँ के लोगों की सीमा घटाकर, वहाँ के लोगों का जो भूभाग है वो घटाकर उसने जो उनका भूभाग, मैसाचुसेट्स के लोगों का भूभाग है वो क्यूबेक के अधिकार क्षेत्र में दे दिया। क्यूबेक की सीमा ओहियो नदी तक उसने बढ़ा दी। और इसके साथ साथ एक तो ये काम किया उसने, प्लस एक और काम किया कि जो क्यूबेक के लोग थे उन लोगों को कैथोलिक धर्म के अनुसार कैथोलिक लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी। उसने क्या काम किया कि उसने एक तो क्यूबेक की सीमा बढ़ाई और उसके साथ साथ उसने वहाँ के जो कैथोलिक लोग थे उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दे दी। उन्हें कहा कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, क्यूबेक में जो लोग थे वो कैथोलिक लोग थे और इसके साथ साथ मैसाचुसेट्स में जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट लोग थे। और हमें पता है दोनों वर्गों में काफ़ी कलेश रहते थे, काफ़ी ज़्यादा झगड़े रहते थे। जब कैथोलिक धर्म की मान्यता क्यूबेक के लोगों को दे दी तो मैसाचुसेट्स के लोगों ने वहाँ पर इस बात को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि एक तो आप हमें पश्चिम में बढ़ने से रोक रहे हैं जिससे कि हमारी प्रगति रुक जाएगी, और दूसरा आप कैथोलिक संप्रदाय को जो स्वतंत्रता दे रहे हैं ये हमारे धर्म पर आप एक हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को लेकर भी अमेरिका में आक्रोश फैल गया। फिर 11th रीजन फिलाडेल्फिया का अंतर औपनिवेशिक सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या था कि जो सैमुअल एडम्स था जिसके नेतृत्व में बोस्टन में चाय की पेटियां जो है वो समुद्र में फेंकी गई थी, वो ये चाह रहा था, उसका ये मानना था कि जो हमारे उपनिवेश के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, जो अमेरिकी लोग हैं, वो हमारे देश में होने वाली जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से उनको परिचित होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या राजनीतिक कार्य हो रहे हैं। और इसीलिए उसने वहाँ पर कई संगठन स्थापित किए और इन संगठनों के फलस्वरूप ही अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसने 1774 में ही उसने फिलाडेल्फिया में एक औपनिवेशिक सम्मेलन, अंतर औपनिवेशिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में केवल जॉर्जिया ऐसा राज्य था या ऐसा क्षेत्र था जिसने भाग नहीं लिया। अमेरिका का जॉर्जिया क्षेत्र ने भाग नहीं लिया, बाकी सभी के सभी 12 उपनिवेशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। और सम्मेलन में क्या किया कि इसमें जो एक अधिकारों का घोषणा पत्र था वो तैयार किया गया और इसमें जो ब्रिटिश संसद थी उसकी अवहेलना की गई, ब्रिटिश संसद की अवहेलना की। साथ में ही इसके साथ ही साथ एक और कार्य हुआ, वो कार्य था कि जो जॉर्ज तृतीय था जो कि ब्रिटेन का राजा था, उसे एक याचना पत्र भी भेजा गया। और इस याचना पत्र में उसने क्या लिखाया था सैमुअल एडम्स ने कि जो भी उपनिवेश पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं, जो हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार ने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं वो प्रतिबंध हटा लिए जाएं, ठीक है। नहीं तो जो उपनिवेश के लोग हैं वो इंग्लैंड के साथ व्यापार करना बंद कर देंगे। अब जो इंग्लैंड की सरकार है उसने इस प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी के फलस्वरूप जो इंग्लैंड के लोग हैं वो स्वतंत्र होने के प्रयास करने लगे। अमेरिका के प्रभावशाली व्यक्ति, इसके अंतर्गत क्या था, अमेरिका में मध्यम वर्ग के जो लोग थे, इंग्लैंड के जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो लोग शिक्षित लोग होते थे। तो ऐसा ही एक व्यक्तित्व थॉमस पेन था अमेरिका में जिसने कॉमन सेंस नाम की एक पुस्तक बताई थी और उसने इस पुस्तक के जरिए जो देश प्रेम की भावना, अपने देश के जो लोग हैं उन लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया था, ठीक है। इस बुक में उसने कहा कि देखिए जो अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका के लोगों को इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से अपने जो अधिकार है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संबंध खत्म कर लेने चाहिए, समाप्त कर लेने चाहिए। और इसी के थ्रू उसने अमेरिका के लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास। इसके साथ साथ उसने दैवीय सिद्धांत की आलोचना की
दैवीय सिद्धांत की आलोचना की उसने। उसने कहा कि देवी जो राजा है, राजा देवता नहीं होता है, राजा भी एक व्यक्ति, तो हम लोगों के जैसा ही एक व्यक्ति होता है। इसके साथ साथ जो सैमुअल एडम्स हैं, जिसने बोस्टन टी पार्टी का आयोजन किया था, जेम्स ओटिस एक व्यक्तित्व है, पैट्रिक हेनरी, इस तरह के कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्रांति में, अमेरिका की क्रांति को सफल कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें जो देखिए, जो जेम्स ओटिस है, खोज वारंट अधिनियम उसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पैट्रिक हेनरी जो है, इसने स्टाम्प अधिनियम समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सैमुअल एडम्स का तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि वो अमेरिका के लोगों में क्रांति की भावना जगाने की कोशिश कर रहा था। इनके साथ साथ जो सबसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इन्होंने जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है उसका संचालन किया था। तो एक ये रीजन देख लिया हमने। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है, नेक्स्ट और लास्ट अमेरिकी क्रांति का जो सबसे लास्ट रीजन है, वो है यूरोपीय देशों का सहयोग। अब इसमें यूरोपीय देशों में सबसे पहला देश हमारा कौन सा आता है? फ्रांस। क्यों आता है? क्योंकि फ्रांस के भी उपनिवेश अमेरिका में थे। लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध जब समाप्त हुआ तो फ्रांस की इस युद्ध में हार हुई थी और इंग्लैंड जीत गया था और फ्रांस इस हार का बदला लेना चाह रहा था। ठीक है, तो एक तो यूरोपीय देश फ्रांस ही हो गया। इस युद्ध के कारण, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण जो फ्रांस है, फ्रांस को कनाडा में और भारत में सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अपने उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा था, अपने उपनिवेश छोड़ने पड़े थे। ठीक है, और इसी के कारण जो फ्रांस है, फ्रांस अमेरिका की क्रांति में अमेरिका का सहयोगी था, सहयोग कर रहा था। उसके बाद जो स्पेन और हॉलैंड है, वो भी इस युद्ध में अमेरिका का साथ दे रहे थे। उनका सहयोग करने का क्या रीजन था कि स्पेन का जो फ्लोरिडा, मिनोस्का और जिब्राल्टर के, जो स्पेन के जो 3 क्षेत्र थे, फ्लोरिडा, मिनोस्का और जिब्राल्टर, ये इंग्लैंड के पास थे और स्पेन इन्हें वापस पाना चाह रहा था। और इसके साथ साथ जो वो इंग्लैंड का व्यापार था, विकसित होता व्यापार था, इससे भी स्पेन परेशान था और वो चाह रहा था कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड व्यापार के क्षेत्र में भी पीछे हटे, व्यापार के क्षेत्र में भी निर्बल हो। इसके साथ साथ यूरोप के कुछ देश ऐसे थे जो इंग्लैंड से इसलिए नाराज रहते थे यूरोप के कुछ देश, कि जो यूरोप है, जब कोई युद्ध होता था तो जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड जो तटस्थ देश होते थे, जब कोई युद्ध होता था तो जो तटस्थ देश होते थे उस युद्ध में, तो उन तटस्थ देशों के जो जहाज होते थे, उन जहाज़ों की तलाशी लिया करता था। ठीक है, उसका मानना ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन जहाज़ों में मेरे खिलाफ कोई अस्त्र शस्त्र रखे हों या कोई गलत गतिविधियां मेरे खिलाफ की जा रही हैं। और इस कारण से भी जो यूरोप के देश थे, यूरोप के देश इंग्लैंड की इस हरकत से नाराज रहते थे और इसी कारण से इस क्रांति में उन्होंने अमेरिका को सहयोग दिया। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने अमेरिका के सारे कारण देख लिए। अब जो अगली आने वाली वीडियो होगी उसमें देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई थी, कब हुई थी। ये तो हमने देख लिए हैं कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।